नमस्कार भैया और बहनी। और बचपन में मीजे जाते थे लगाकर बॉडी लोशन। अब मीजे जाओगे लाठी और डंडा से, अगर नहीं आएगा फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप जानते होंगे क्लास 9th के फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो इस चैप्टर को कवर कर देने वाले हैं केवल कुछ ही मिनट के अंदर, केवल इस एक वीडियो में। आपको जितने भी कठिन टॉपिक लगते हैं ना, उसको एकदम इजी लैंग्वेज में बताने वाला हूं। जैसा कि आप जानते होंगे फिजिक्स में नंबर लाना बहुत कठिन की बात लोग को लगती है, लेकिन ऐसे ऐसे आपको बताने वाला हूं एकदम जैसे लगेगा कि आपकी ओरिजिनल लाइफ में ये सारे काम होते हैं। वो सब केवल इस चैप्टर में है, वही सब आपको जानना है। आइए चलिए समझते हैं इस चैप्टर में है क्या और किस तरीके से पूरा मार्क्स ला सकते हो इस चैप्टर से। देखो, सबसे पहले हम नाम से शुरुआत करते हैं, क्या चैप्टर का नाम है वहीं से हम चालू करेंगे समझना। देखो, सबसे पहला आता है फोर्स। तो ये फोर्स है क्या, सबसे पहले इस फोर्स के बारे में समझ लेंगे, फिर उसके बाद लॉ ऑफ मोशन के बारे में समझ लेंगे, खत्म। वहां यहां पर वही समझना है आपको जो न्यूटन के 3 लॉ थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, इसी के बारे में समझना। तो देखो, सबसे पहले चालू करते हैं भैया हम फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है, तो जैसा कि आप जानते होगे, अगर कोनो चीज़ ढकेल रहे हो तो वहाँ फोर्स लग रहा है, कहीं ताकत लगा रहे हो वहाँ फोर्स लग रहा है, कभी मोटिवेशनल रील्स देख लेते हो, जाग भितिये ढकेलने लगते हो, वहाँ भी फोर्स लग रहा है। इस मार्कर को उठाया हूँ, यहाँ भी फोर्स लग रहा है। कभी कभी आप गुस्सा जाते हो, कोनो बॉल वॉल पा जाते हो, इसे दबा देते हो, पिचक जाता है, वो भी फोर्स लग रहा है। तो ये फोर्स जो होता है, कहीं भी आप जांगर लगा रहे हो तो सब फोर्स है। तो फोर्स समझ गए ना क्या होता है। अब यही अगर आप यही नॉर्मल चीज़ पढ़ने जाओगे यहाँ पर ना, देखोगे मूड़ी खजुआ लोगे, लेकिन समझ नहीं आएगा। देखो, जो फोर्स होता है उसको एफ से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एफ से। तो अगर एग्जाम में कभी भी कैपिटल एफ लिखा रहा है तो मूड़ी मत खजुआना, उसका मतलब फोर्स है। ये जो फोर्स होता है भैया, ये पुश और पुल। पुश और पुल का मतलब, अगर आप कोई चीज धकिया रहे हो या फिर खींच रहे हो, उसे पुश और पुल कहा जाता है। दैट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, जो कि स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज कर दे। स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब कोनो चीज अगर वहीं पड़ी है उसी को हम स्टेट ऑफ रेस्ट कहते हैं। जैसे कि मान लो ये ढक्कन है, ये यहाँ पर ऐसे पड़ा है, यानी यहाँ सोचता आ रहा है। तो जब सोचता आता है कोनो चीज़, उसी को हम रेस्ट कहते हैं, यानी वो आदमी रेस्ट कर रहा है। वैसे ये भी रेस्ट कर रहा है। तो अगर इसको मैं ऐसे 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 धकेलने लगूंगा, देखो आगे चलने लगा, तो ये मोशन में आ गया है, अब ये रेस्ट पे नहीं है। तो ये क्या करता है, जो फोर्स रहता है वो क्या करता है, चेंज कर देता है स्टेट ऑफ रेस्ट। यानी कोई चीज़ अगर रेस्ट में है तो उसको वहाँ से हटा देता है, यानी मोशन में ले आता है। अब जैसे मान लो मार्कर, इसको मैं ऐसे करने लगा, पहले तो ये रेस्ट में था, ऐसे नॉर्मल पड़ा था, अब ऐसे इसको धकियाने लगा, यानी ताकत लगाने लगा, फोर्स लगाने लगा, तो ये मोशन में आ गया। तो स्टेट ऑफ रेस्ट को भी ये चेंज कर देता है, मोशन को भी चेंज कर सकता है, और क्या करता है, डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। जैसे कि मान लो बॉल आ रही है, उसको आप ऐसे ढकेल दिए तो बॉल उधर चली गई, उसके डायरेक्शन चेंज हो गया। अब जैसे कि मान लो कोई बॉल आ रही है तो उसको आप रोक भी सकते हो, पकड़ लो रुक जाएगा। अगर कोई चीज़ बॉल रुकी है, उसको फोर्स लगा दो, वो आगे चलने लगेगी। तो ये क्या करता है, ये मोशन को चेंज कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, स्टेट ऑफ रेस्ट को भी चेंज कर सकता है, और डायमेंशन को भी चेंज कर सकता है। डायमेंशन का मतलब क्या है कि अगर उस किसी चीज़ का रूपरेखा ही बदल दो, जैसे कि मान लो ये है ढक्कन, अब इस ढक्कन को ऐसे मैं दबा दूं तो पिचक जाएगा, तो इसका डायमेंशन बदल गया, यानी आकार ही बदल गया। तो ये डायमेंशन को भी फोर्स चेंज कर सकता है। तो फोर्स के बारे में यहाँ तक समझ में आया ना। डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, वही चीज़ यहाँ पर लिखा है। अब ये जो फोर्स होता है, अब फोर्स है क्या, देखो फोर्स को आप बल के नाम से भी जानते हो, ताकत के भी नाम से जानते हो, जांगर के भी नाम से जानते हो। तो गाँव लोग कहते हैं ना, ये जंगर चोट्टा है, कौनो काम ना करत। यानी क्या है, यानी फोर्स चोट्टा है। फोर्स चोट्टा मतलब वो ताकत नहीं लगाता कहीं भी, तो ताकत नहीं लगाता यानी फोर्स नहीं लगा रहा, तो फोर्स उसी कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया ना। देखो, जो फोर्स होता है उसकी एसआई यूनिट होती है भैया न्यूटन, जिसको कि हम एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। अब न्यूटन का मतलब क्या है, यहाँ पर बहुत से लोग मुड़ी खजुआने लगते हैं, लेकिन समझ जाओ, जैसे कि अगर आप कभी गए हो बाहर सब्जी खरीदने, मान लो भांटा खरीदने गए हो, और उस भांटा को आपको खरीदना, तो कैसे खरीदोगे, तो ऐसे कहोगे ना, भैया हाँ 1 किलो भांटा दे दो, आधा किलो भांटा दे दो, इस तरीके से कहोगे। तो ये जो किलो है, ये भी एक यूनिट है जिससे कि हम वजन नापते हैं। अब आपको कहीं दूर जाना है तो क्या बताओगे, भैया यहाँ से दिल्ली 500 किलोमीटर दूर है, तो 500 किलोमीटर क्या है, ये भी एक यूनिट है, किलोमीटर, जो कि जगह को बताता है कितनी दूरी है। अगर मान लो आपको दूध लेना है भैंस का, तो उसको लीटर में नापोगे, तो ये लीटर भी एक यूनिट है। वैसे ही अगर आपको फोर्स को नापना है तो आप न्यूटन में नापते हो। जैसे कि मान लो आपको कोनो एक चाटा खींच के मारा, तो जो चाटा खींच के मारा, तो अगर कोई पूछेगा तो कितना तेज चाटा खींच के मारा था, तो क्या ऐसे थोड़ी ना बताओगे इतना तेज मारा था, ऐसे बताओगे कि 5 न्यूटन का फोर्स लगाकर उसने चाटा मारा था। मान लो कोनो लाठी पीछे मार दिया, तो कैसे बताओगे इतना तेज लाठी मारा, तो कहोगे 10 न्यूटन का फोर्स लगा था जब लाठी लगी थी मेरे। तो समझ गए। तो ये जो न्यूटन होता है ना, वो क्या बताता है, फोर्स का यूनिट बताता है, यानी फोर्स कितना तेज था, कितना
उतना धीमे था। समझ में आ गया ना। अब देखो ये जो फोर्स रहता है, ये फोर्स भैया वेक्टर क्वांटिटी है। अब बहुत से लोग मूड़ी खजुआते होंगे वेक्टर स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, उसको भी बता देता हूँ, क्योंकि ये चीज़ वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी आप पिछले चैप्टर में पढ़े थे, लेकिन पिछले चैप्टर तो देखोगे नहीं, तो इसलिए यहाँ बताना पड़ेगा। तो देखो जो फोर्स होता है इसके पास क्या होता है, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जिसके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी हो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। यहाँ पर अभी भी बहुत से लोग के पेट में खुजली हो रही होगी कि ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या होता है, ये भी बता देता हूँ। इसका मतलब ये होता है जैसे कि मान लो आपको दिल्ली जाना है यहाँ से, तो दिल्ली जाना है तो कैसे कब बताओगे, हाँ भैया यहाँ से दिल्ली 500 किलोमीटर दूर है, तो 500 किलोमीटर बता दिए, यही उसका मैग्नीट्यूड है। जो आप संख्या में बता देते हो वह उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। जैसे कि बताते हो भैया हमें 5 लीटर लेना है, तो 5 लीटर क्या है, वो मैग्नीट्यूड है उसका। लेकिन अगर उसके साथ आप डायरेक्शन भी बता देते हो, जैसे कि मान लो ऐसे कहोगे ईस्ट में है दिल्ली लेकिन 500 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ पर आप मैग्नीट्यूडो बता दिए, डायरेक्शन भी बता दिए, तो वो क्या हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। और मान लो हम डायरेक्शन ना बताते, केवल मैग्नीट्यूड बताते, तो स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। यहाँ पर हमने दोनों चीज़ ये बता दिया तो वेक्टर क्वांटिटी है। अभी बहुत से लोग मुड़ी खजुआ रहे होंगे और सोच रहे होंगे फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वहाँ कहाँ हम डायरेक्शन बताते हैं। तो जैसे कि देखो अब डायरेक्शन भी यहाँ पर फोर्स में ज़रूरी होती है। कैसे ज़रूरी होती है, जैसे कि मान लो आप केवाड़ी खोल रहे हो यानी दरवाज़ा खोल रहे हो, तो आप दरवाज़ा खोल रहे हो और दरवाज़ा अंदर की तरफ खुलता है और आप बाहर की तरफ खींच रहे हो, तो यहाँ पर आप डायरेक्शन को चेंज कर दिए हो तो दरवाज़ा खुलेगा ही नहीं, तो चाहे जितना फोर्स लगा लो। तो फोर्स में क्या होता है, डायरेक्शन भी ज़रूरी होता है मैग्नीट्यूड के साथ। अब जैसे मान लो कौनो ईटा है उसको उठाना है, 4 न्यूटन का फोर्स लगाना है, लेकिन आप 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो तो ईटा नहीं उठेगा। तो यहाँ देखो मैग्नीट्यूड भी जरूरी हो गया, लेकिन जब दरवाजे खींच रहे थे तो दरवाजे में डायरेक्शन भी जरूरी है भैया, जो उन्हें डायरेक्शन में खुलेगा उसी डायरेक्शन में आप केवाड़ी खोल सकते हो। किसकी, रूम की केवाड़ी, समझे। तो ये हो गया जो फोर्स होता है वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करता है, इसलिए इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब जैसे लैट्रिन की दरवाजा खोलना, वो अंदर की तरफ खुलता है, बाहर की तरफ खींच रहे हो, तो डायरेक्शन भी फोर्स में जरूरी मायने रखता है, तभी काम हो पाएगा। अब देखो ये तो हमने बात कर लिया भैया फोर्स की। अब देखो जो फोर्स होते हैं ये भगवती धरा कई प्रकार का होता है, इसके बारे में समझो। देखो ये जो फोर्स होता है टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में, तो पहला आता है कॉन्टैक्ट फोर्स। ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, सबसे पहले हिंदी में जान लो, नहीं तो इंग्लिश में पढ़ोगे तो मूड़ी खजुआने लगोगे। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब नाम से ही समझ जाओ, कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है, अगर कोनो चीज़ कॉन्टैक्ट में आती है तब फोर्स लगाते हो, उसी को हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे मैं इस मार्कर को उठा रहा हूँ तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि इसको मैं टच करके उठा रहा हूँ, यानी टच करके फोर्स लगा के उठा रहा हूँ, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। कहूँ ईटा उटा ढकेल रहे हो, कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर आप टच करके ढकेल रहे हो, टच करके फोर्स लगा रहे हो, तो जब भी कॉन्टैक्ट में आकर फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे मान लो भीत ढकेल रहे हो, दीवार ढकेल रहे हो, तो कॉन्टैक्ट फोर्स है। यहाँ तक समझे, तो कॉन्टैक्ट फोर्स इसी कहते हैं। तो देखो अब इंग्लिश में पढ़ोगे, देखो कैसे कितना कठिन हो जाता है इंग्लिश में। अ फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी, ठीक है। अब यहाँ बॉडी जरूरी नहीं है हम ही लोग की बॉडी हो, अगर मान लो कोनो गधा है, छछुन्नर है, वो भी मान लो कौन चीज़ ढकेल रहा है तो वो भी फोर्स लगा रहा है, और उसको भी हम कॉन्टैक्ट फोर्स ही कहेंगे, क्योंकि वो टच करके ढकेल रहा है। समझ गए ना। अब देखो जो अ फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी बाई अनदर बॉडी दैट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इट, इसका मतलब क्या है, जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आकर फोर्स लगता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। और इसका एग्जांपल मैंने आपको कई ढेर सारे बता दिए। अब बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। जस्ट इसी का उल्टा होता है, यानी कि जब आप बिना कॉन्टैक्ट में आए फोर्स लगा देते हो तो उसे हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। अब बहुत से लोग सोचेंगे कौन को आँखों को मार दिए, क्या ये जो फोर्स लग गया उसके अंदर ये क्या नॉन कॉन्टैक्ट है, इसको नहीं कहते भैया। देखो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब ये होता है, जैसे चुंबक ले लो, तो चुंबक को अगर आप ऐसे अगवा रखोगे, एक चुंबक रखोगे आगे, तो दोनों आग चिपक जाता है, बीच में कुछ नहीं रहता फिर भी चिपक जाता है। तो बीच में देखो फोर्स लगा, लेकिन बिना टच हुए फोर्स लगा, तभी तो भैया खींचाया ना, तो वो क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। चुंबक लो और आगे एक चुंबक रखो, कभी कभी चुंबक को आगे भागने लगता है, तो देखो बीच में कुछ नहीं है लेकिन चुंबक बिना टच हुए आगे भाग रहा है, यानी फोर्स उस पर लग रहा है, तो क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब हमारी धरती माता भी क्या करती हैं, फोर्स लगाती हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कि मान लो मैं इसको ऊपर फेंका, तो ये जब तक ऊपर जा रहा है और जब नीचे आना चालू हुआ तो देखो इसको कोई चीज़ टच नहीं करी थी, लेकिन फिर भी ये नीचे आ रहा है, यानी कौनो चीज़ इसको खींच रही है यानी फोर्स लगा रही है। तो धरती माता खींच रही हैं, तो धरती माता इस मार्कर को खींच रही हैं, तो अब ऐसा थोड़ी ना धरती माता आके इसको पकड़ के नीचे खींच रही हैं, ऑटोमेटिक ही नीचे आ रहा है, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। यहाँ तक समझे। तो धरती माता नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लगाते हैं, जिसको कि हम ग्रेविटेशनल यानी ग्रेविटी वाला फोर्स कहते हैं। तो देखो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, अ फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट बाई another body that is not in direct contact with it,
इसका मतलब क्या है, जब बिना डायरेक्ट कांटेक्ट में आकर फोर्स लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल में देखो, जैसे मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, तो ये मैंने एग्जाम्पल बता दिए। अब बहुत से लोग कहते हैं सर एक बार हट जाया करो, स्क्रीनशॉट लेने दिया करो, तो ले लो, तो ले लिए होगे। अब हमने यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इतने ही टाइप के फोर्स होते हैं, बहुत टाइप के फोर्स होते हैं। अब उसको समझते हैं आगे। अब फोर्स का अगला टाइप आता है बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। तो अब इसको समझते हैं। तो अगर आप इसके नाम पे फोकस करोगे बैलेंस फोर्स, तो इसके नाम से ही आप समझ पा रहे हो, यानी कि ऐसा फोर्स जो कि बैलेंस में हो, तो वही है ये फोर्स। देखो कितना आसान है, नाम से ही आप समझ जाओगे। तो बैलेंस फोर्स का मतलब ये होता है कि अगर एक तरफ से फोर्स लग रहा है तो दूसरी तरफ से भी उतना ही सेम फोर्स लगेगा, यानी वो बैलेंस रहेगा। अब कैसे रहेगा, जैसे कि मान लो कोनो, यही बना देता हूँ, मान लो कोनो डिब्बा है, ठीक है। अब इस डिब्बा को दो मनई आकर ढकेलने लगे। अब एक मनई आकर इधर से इसको ढकेल रहा है, मान लो इसको इधर से ढकेल रहा है, ठीक है। अरे इन पैंटवे नहीं पहनते, हाँ हटा दिए इनका। और मान लो एक मनई आकर इधर से ढकेलने लगा, ये इसका भी निकाल देता हूँ, हाँ देखो ये मनई हो गए। अब ये इधर से ढकेल रहा है, मान लो इधर से ये 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और इधर से ये भी 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो अब देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है तो -20 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये वाला फोर्स इसको काटने लगेगा। तो आप देखोगे इधर से भी फोर्स सेम लग रहा है, इधर से भी फोर्स सेम लग रहा है, तो फोर्स सेम है, यानी ये बैलेंस फोर्स है। इसी को हम बैलेंस फोर्स कहते हैं। तो ना तो ऑब्जेक्ट इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा ऑब्जेक्ट, इसी को बैलेंस फोर्स कहा जाता है। ये बैलेंस फोर्स कई जगह काम आते हैं। जैसे आप साइकिल चला रहे हो, तो साइकिल चला रहे हो तो आपका जितना फोर्स इधर लड़के रहते हो उतना ही फोर्स आप इधर भी रहते हो, यानी मतलब आप नेट बीच में रहते हो। तो आप जब बीच में रहते हो इसका मतलब क्या है, तो आप इधर भी उतना ही फोर्स लगा रहे हो, इधर भी उतना ही। अगर आप एक तरफ ज़्यादा लड़क जाओगे ना तो गिर जाओगे। तो इसीलिए साइकिल चलाने में बैलेंस फोर्स जरूरी रहता है, बैलेंस बनाना जरूरी रहता है। तो ये होता है बैलेंस फोर्स। ये जो बैलेंस फोर्स रहता है, अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ोगे तो आप मूड़ी खजवाने लगोगे। चलिए इसको देखते हैं। देखो बैलेंस फोर्स, द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 0, यानी कि जो रिजल्ट आएगा अप्लाई फोर्स, यानी जो फोर्स अप्लाई किया वो 0 के बराबर रहेगा। जैसे देखो ये भगवती धरा इधर से फोर्स लगा रहा है, ये भी इधर से लगा रहा है, तो जितना ये फोर्स लगा रहा है उतना सेम ये भी लगा रहा है। तो क्या करेगा, दोनों फोर्स कट जाएंगे, नेट फोर्स 0 आ गया, यानी फोर्स कुछ लग ही नहीं रहा है, ना तो ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। ठीक है। अब जैसे आप जाते होगे कभी कभी भाटा वाटा तौलवाने, यानी भाटा लेने जाते होगे, भाटा चोखा वोखा बनाने के लिए, तो आप जब जाते होगे उसको तौलवाते होगे, देखोगे तराजू पे एक जगह भाटा रखता होगा, एक जगह बटखरा यानी 1 किलो वाला रखता होगा। तो आप देखोगे जब तक बराबर ना हो जाए, यानी जब तक इधर भी फोर्स सेम ना हो जाए इधर भी फोर्स सेम ना हो जाए, तब तक वो उसका कांटा बीच में आता नहीं है, तब तक वो बराबर होता नहीं है। तो उसी को बैलेंस फोर्स कहा जाता है, जब दोनों तरफ से फोर्स सेम लग रहे हो। समझ गए, यही होता है बैलेंस फोर्स। ये जो बैलेंस फोर्स रहता है इसका देखो एक और होता है पॉइंट, बैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि जो बैलेंस फोर्स है वो शेप और साइज चेंज कर सकता है, किसका, ऑब्जेक्ट का। अब जैसे कि मान लो ये वाला ऑब्जेक्ट है, कमजोर है, अब कमजोर है, इधर से भी ये आदमी फोर्स लगा रहा है, इधर से भी लगा रहा है, तो ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट पिचक जाएगा, मान लो टूट गया, तो क्या होगा, उसका शेप एंड साइज बदल गया। तो शेप और साइज को क्या करता है, बैलेंस फोर्स बदल सकता है। जैसे बॉल लो, ऐसे बीच से दबाओ, इधर से भी सेम फोर्स लगाओ, इधर से भी, तो बॉल पिचक जाएगा, तो शेप एंड साइज को बदल देता है कौन, बैलेंस फोर्स। अब जैसे आप पिक्चर उच्चर में देखोगे, एक के हीरोइनी के पीछे 2 हीरो लग जाते हैं, तो एक हीरो इधर से उसको खींचता है हीरोइनी को, एक हीरो इधर से खींचता है, तो ऐसे ऐसे खींचते रहते हैं, बीच में आकर बैलेंस बराबर हो जाता है, जितना वो लगाता है उतना वो भी लगाता है। तो अब क्या होगा, फोर्स बराबर हो गया, बीचों से पता लगा कुछ देर बाद हीरोइनी का हथवा उखड़ गया, तो हथवा उखड़ गया तो उसका शेप हीरोइन का बदल जाएगा, उसके हाथ रह ही नहीं गया, अब हीरोइनी खाली इतने रह जाएगी, हाथ ही नहीं है, तो उसका क्या होगा, शेप ही बदल गया। तो जो बैलेंस फोर्स रहता है वो शेप और साइज को बदल देता है। समझ गए ना, तो ये होता है बैलेंस फोर्स। अब बात करते हैं हम अनबैलेंस फोर्स के बारे में। ये जो अनबैलेंस फोर्स रहता है सेम इसी का उल्टा रहता है। अभी समझ जाओ, यानी ये बैलेंस फोर्स, ये अनबैलेंस यानी जहाँ फोर्स इक्वल ना हो। कैसे होता है, तो देखो जैसे कि मान लो यहीं पर एक ठो डिब्बा है, ठीक है। अब इधर से एक मनई आकर इसको ढकेलने लगा, ये भी अपना हाँ, और इधर से भी एक मनई आकर इधर से ढकेलने लगा।
समझ गए? देखो ये दोनों ढकेल रहे हैं, ये वाला 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये वाला माइनस 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो अब देखो ये ऑब्जेक्ट नेट नेट क्या है, नेट नेट ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ घुसकेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला आदमी आकर इधर से कम फोर्स लगा रहा है, कम फोर्स लगा रहा है, भले ये ऑब्जेक्ट की स्पीड स्लो हो जाएगी। मान लो मैं कोनो चीज़ ढकेल के ले जा रहा हूँ, उधर से आकर कोनो लड़के धीरे से ढकेलने लगा, तो क्या होगा कि मैं जो ढकेल रहा हूँ वो धीरे हो जाएगा, मुझे और ताकत लगानी पड़ेगी। मान लो उतनी ही ताकत लगा रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये जो ऑब्जेक्ट है वो इधर ही घुसकेगा। अब ये क्या है? अनबैलेंस फोर्स है, इसी को ही अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। अब जैसे मान लो आप साइकिल चला रहे हो और एक तरफ ज़्यादा लटक गए तो गिर जाओगे, क्योंकि अनबैलेंस हो गए। यही होता है अनबैलेंस फोर्स, जब एक तरफ से फोर्स कम लगे एक तरफ से ज़्यादा लगे। तो जब कम ज़्यादा फोर्स लगता है तो वो अनबैलेंस फोर्स रहता है। तो अब अगर आप इसको इंग्लिश में देखोगे, द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स आर ग्रेटर देन जीरो, यानी जो अप्लाइड फोर्स लग रहा है वो ग्रेटर देन होगा जीरो से, यानी जीरो से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखो अगर आप नेट फोर्स देखोगे तो भैया जीरो थोड़ी ना है, अगर इधर से भी 20 लगता, इधर से भी 20 न्यूटन लगता तो नेट फोर्स जीरो हो जाता। यहाँ से देखो कुछ और फोर्स लग रहा है, यहाँ तो कुछ और फोर्स लग रहा है, तो ये क्या है? अनबैलेंस फोर्स। ये जो अनबैलेंस फोर्स रहता है ये क्या करता है? चेंज कर सकता है द स्पीड एंड पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है उसको चेंज कर सकता है। मान लो ये डिब्बा है, अब ये लड़का इधर ढकेल के ले जा रहा है, लेकिन इधर से भी एक लड़का ढकेलने लगा, ये भले ढकेल रहा है लेकिन ये वाला लड़का उधर ढकेल के लेके चला जाएगा। अब जैसे मान लो हीरोइनियों को इधर वाला जो हीरो है वो खूब जांगर लगा लिए, तो इधर खींच लेगा, भले ये वाला हीरो खींच रहा है इधर खींच लेगा। अब क्या होगा? थोड़ी देर बाद उसका ये वाला हाथ उखड़ जाएगा अगर ज़्यादा तेज खींच लिया। तो ये क्या करता है? ये अनबैलेंस फोर्स क्या करता है? वो भी क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इधर वाला हीरो ये ज़्यादा तेज खींच लिया तो उसका हाथ उखड़ गया, अब हीरोइन ये खाली ऐसे रह जाएगी, ये वाला हाथ नहीं है, तब भी उसका शेप बदल गया, साइज बदल गया। तो इस तरीके से जो अनबैलेंस फोर्स रहता है वो भी क्या कर सकता है? शेप और साइज को बदल सकता है। जैसे आप बॉल लो और ऐसे दबाओ, इधर से कम जांगर लगाओ, इधर से ज़्यादा जांगर लगाओ, तब भी बॉल पिचक जाएगी। तो वही सेम कहानी है, जो अनबैलेंस फोर्स रहता है वो भी शेप एंड साइज को बदल सकता है, ये स्पीड को भी बदल सकता है। स्पीड को मतलब क्या है? जैसे कि मान लो ये वाला मनई खूब तेजी से ढकेल के ले जा रहा था, किसको? डिब्बा को। अब जैसे डिब्बा ढकेल के ले जा रहा था, उधर से कोनो चंठ लड़का आया इधर से ढकेलने लगा, तो स्पीड स्लो हो जाएगी उसके ढकेलने की। तो यही सेम कंडीशन होती है अनबैलेंस फोर्स में। अनबैलेंस फोर्स आपके साथ होता होगा हमेशा जब साइकिल वाइकिल चलाते होगे। मान लो साइकिल चलाने लगे, आगे से हवा झोंका आ गया, आगे से फोर्स आ गया, लेकिन अब वो जो फोर्स आया है अब इतना ज़्यादा थोड़ी ना कि आपको रोक देगा, लेकिन आपकी स्पीड स्लो हो जाती है, तो वो क्या है? अनबैलेंस फोर्स है। तो ये होता है बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। तो यहाँ तक हमने क्या किया? फोर्स के बारे में पूरा डिस्कशन कर लिए जितना आपको करना था। अब हम समझते हैं भैया लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो अब लॉ ऑफ मोशंस के बारे में बात करते हैं। तो ये लॉ ऑफ मोशन होता क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। देखो मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन का मतलब होता है कोई चीज़ चल रही है यानी उसके अंदर मोशन है, कोई चीज़ रुकी है यानी वो रेस्ट में है, तो इसे हम मोशन कहते हैं। तो ये जो मोशन होता है इसके ऊपर एक ठो बाबा थे, बाबा का मतलब क्या? एक ठो साइंटिस्ट थे बहुत पहले, इसलिए उनको बाबा कहा जाता है। उनका नाम था न्यूटन बाबा। तो ये जो न्यूटन बाबा हैं इन्होंने कुछ लॉ दिए, लॉ का मतलब होता है कानून, यानी कुछ कानून दिए किसको लेकर? मोशन को लेकर, यानी कि कोई चीज़ कैसे चलती है, कैसे रुकी रहती है, तो जब रुकी रहती है क्या होता है, चल रही होती है क्या होता है। तो इसके ऊपर उन्होंने कुछ कानून दिए, वो 3 कानून दिए थे, और इन्हीं 3 कानून को हम नाम से जानते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। इन्हीं तीनों लॉ के बारे में पढ़ना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिजिक्स की शुरुआत देखोगे तो लगभग यहीं से होती है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड और थर्ड लॉ। जब आप बड़े होकर साइंटिस्ट वाइंटिस्ट बन जाओगे, रॉकेट बनाओगे ना एलॉन मस्क की तरह, तो उसमें भी न्यूटन के लॉ लागू होंगे, यानी न्यूटन का थर्ड लॉ लागू होगा। ऐसे बहुत सारे उसके लॉ लागू होते हैं, तो इसके ही बारे में समझ जाओ ताकि रॉकेट जब बनाओ तो कोई चिंता ना हो। तो समझते हैं सबसे पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले देखते हैं इसके डेफिनेशन में लिखा क्या है। तो इसके डेफिनेशन में लिखा है एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन a state of rest or uniform motion in a straight line unless an external unbalanced force is applied to it। इसका मतलब क्या है? अभी मैं जान रहा हूँ आपके फेफड़े और आपके सिर के ऊपर से तुरंत ऐसे गुजर गया होगा, कुछ समझे ही नहीं होगे, तो अब मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी चीज़ रेस्ट में है, रेस्ट का मतलब क्या है? अगर कोनो चीज़ ऐसे कहीं पड़ी हुई है तो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी, और अगर कोई चीज़ मोशन में है तो मोशन में ही रहना पसंद करेगी। वही चीज़ इसमें कहा गया है न्यूटन फर्स्ट लॉ में। अभी भी आपको नहीं समझ में आओगे
जाएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे कि मान लो कोनो दीवार उवार है, तो ऐसा थोड़ी ना दीवार यहाँ है कल वहाँ चली जाती है, नहीं है, वो जहाँ पर है यानी दीवार क्या है, एक स्थिर जगह है, यानी कि वो रेस्ट में है। कोई चीज़ अगर एक ही जगह रुकी रहती है ना, उसी को हम रेस्ट कहते हैं। जैसे ये मार्कर यहाँ पर मैं रख दिया, अब ये ना हिल रहा है ना डुल रहा है, ऐसे ये पड़ा रहेगा जन्मों जन्म तक। तो अगर इसको आप हिलाओ लाओगे ना, किसको, मार्कर को, तो क्या है, ऐसे ही पड़ा रहेगा यानी रेस्ट में रहेगा। तो ये जो है रेस्ट में है, तो ये क्या है, ये भैया न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही कहता है अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी। जैसे भीत ऊत हो गई, दीवार उवाल हो गई, ऐसी खड़ी तो यहीं खड़ी रहेगी जब तक भूकंप ना आए, वैसी खड़ी रहेगी। यहाँ ये नहीं कि यहाँ से कहीं और भाग जाएगी। तो रेस्ट में है तो वहीं रेस्ट में रहना पसंद करेगी। जैसे आप जिस पे लैटरिन करते हो बैठकर देखोगे, वो भी वहीं पड़ा रहेगा होगा जब से आपका घर बना होगा, ऐसा नहीं कहीं भाग जाएगा। तो कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना पसंद करती है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है। और क्या कहता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, और ये कहता है कि अगर कोई चीज़ मोशन में तो मोशन में रहना पसंद करेगी। जैसे कि मान लो कोई चीज़ अगर चल रही है तो हमेशा चलते ही रहने में पसंद करेगी। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लो अब आप सोच रहे हो, मूडी भी खजुआरोगे यार कि अगर कोई कार चल रही है यानी वो हमेशा से चलती ही रहेगी, कभी रुकेगी नहीं। जी हाँ भैया, वो अगर हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी, अगर उसको कोई चीज़ रोके ना, जैसे क्या चीज़ रोकती है, जैसे हवा आगे से आ रही है वो रोक रही है। जैसे आप साइकिल चलाते हो और हवा आगे से झोंका मार रहे हो तो आपकी साइकिल धीरे हो जाती है, नहीं साइकिल को रोक रही है वो। वैसे कार को भी तो कुछ ना कुछ रोकती होगी, उसके अंदर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ऐसे बहुत सारे फोर्स लगते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, बहुत सारे फोर्स लगते हैं जो कि उसको रोकते हैं। उसका ब्रेक लगा है तो ब्रेक वह रोक देता है उसको। तो इस तरीके से ये सारे अगर जो फोर्स हैं सारे हटा दी जाए और एक बार कार को चला दिया जाए ना, तो कार हमेशा ही चलते रहेगी। समझ रहे हो ना। तो अगर कोई चीज़ है अगर वो मोशन में तो मोशन में हमेशा रहना पसंद करेगी, और अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना पसंद करेगी। वो न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है। अब जैसे कि आप कभी आम उम तोड़ने गए होगे और कौनो ढेला वाला लिए होगे, तो ढेला लेकर मारते हो आम तोड़ने के लिए, लेकिन अगर आप ढेला को ऊपर मार रहे हो तो देखोगे वो हमेशा ऊपर ही जाना से पसंद करेगा। लेकिन अब आप मूड़ी खजुआ नीचे क्यों गिर जाता है, तो नीचे वो इसलिए गिरता है क्योंकि जानते हो धरती माता उसे खींचने लगती है ग्रेविटेशनल फोर्स लगाकर। तो क्या हुआ, कोई रोकने वाली चीज़ आ गई, ऊपर से हवा हुआ उसको दबा रही है ताकि वो ढेला रुक जाए। तो इस तरीके से उसको कई सारे फोर्स रोकने चालू कर देते हैं उस ढेला को, इसलिए वो ढेला नीचे आ जाता है ना। अगर ऐसा कोई भी फोर्स ना हो जो उसको रोके ना, तो ऐसे ढेलवा ऊपर चला जाता जाएगा। किसकी वजह से, न्यूटन फर्स्ट लॉ की वजह से। न्यूटन फर्स्ट लॉ यही कहते हैं अगर कोई चीज़ है अगर वो मोशन में तो हमेशा मोशन में रहना पसंद करेगी, और अगर वो रेस्ट में तो वो रेस्ट में रहना पसंद करेगी, जब तक उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना हो, यानी कौन रोकने वाला फोर्स अप्लाई ना हो। समझ गए। तो ये होता है क्या, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब देखो ये जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अपनी भितियाँ ले लो, आपकी भीत वहीं खड़ी है, ऐसा नहीं एक भीत कहीं भाग जा रही है, दीवार कहीं भाग जा रही है, तो वहीं दीवार खड़ी है, यानी वो रेस्ट में तो हमेशा रेस्ट में रहना पसंद करेगी। ठीक है, समझ गए। तो ये होता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अभी देखो बात करते हैं हम क्या होता है, व्हाट इज एनर्सिया। तो देखो जो एनर्सिया होता है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ही एनर्सिया कहा जाता है। चाहे न्यूटन का फर्स्ट लॉ का हो चाहे एनर्सिया का हो, दोनों एक ही है। अब जैसे जो न्यूटन के फर्स्ट लॉ में बताया गया है ना, उसी चीज़ को हम एनर्सिया कहते हैं। जैसे कि मान लो अगर कोई चीज़ रेस्ट में है, जैसे ये रेस्ट में है तो हमेशा रेस्ट में रहना पसंद करेगी, तो ये क्या है, इसका इनर्शिया हो गया। मान लो ये ऐसे मोशन में, तो ये हमेशा मोशन में रहना पसंद करेगी, तो इसका क्या हो गया, इनर्शिया हो गया। तो यही इनर्शिया के बारे में न्यूटन के फर्स्ट लॉ में बताया गया है। तो चाहे न्यूटन का फर्स्ट लॉ का हो चाहे इनर्शिया का हो, दोनों का मतलब सेम होता है। अब देखो ये जो इनर्शिया होता है भगवती धैर्य, ये 3 प्रकार का होता है। देखो एक होता है इनर्शिया इन रेस्ट, एक होता है इनर्शिया इन मोशन, और तीसरा होता है इनर्शिया इन डायरेक्शन। ये तीनों होते क्या, इसके बारे में चर्चा करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो इनर्शिया इन रेस्ट का मतलब यही होता है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना पसंद करेगी, ये तो आप जानते ही हो। यानी कि अगर किसी चीज़ का इनर्शिया रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में रहना पसंद करेगी। जैसे ये मार्कर रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगा, चाहे ऐसे अगर ऐसे जन्मों जन्म तक करे रहो ना, तो मार्कर वो यहीं पड़ा रहेगा, ऐसा नहीं कि अपने आप उठ के भाग जाएगा, जब तक कि इसको मैं हटाऊँ ना यहाँ से। तो ये हो गया इनर्शिया इन रेस्ट। दूसरा होता है इनर्शिया इन मोशन। अब जैसे कि मान लो कोई आप बॉल ऊपर फेंक दिए, तो बॉल हमेशा ऊपर ही जाते रहेगी जब तक कि उसको कोई अनबैलेंस फोर्स उस पर लगता नहीं है। अब कौन सा अनबैलेंस फोर्स लगता है, जैसे धरती माता खींच लेंगे, ऊपर से हवा दबा रही है, कुछ पार्टिकल्स लग रहे हैं रोकने के लिए, तो इस वजह से वो बॉल ऊपर जाने से रुक जाती है, नहीं तो ऐसे वो ऊपर जाते रहेगी अगर कुछ ना रहे तो वो हो गया इनर्शिया इन मोशन। यानी कोई चीज़ मोशन में तो हमेशा मोशन में रहना पसंद करेगा। अब इनर्शिया इन मोशन का आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि मान लो आप कोई कार चला रहे हो, उस कार के अंदर आप बैठे हो,
तो आप जब कार चला रहे हो और तुरंत आपको याद आ गया अरे मैं तो लेटरिन में पानी डालना भूल गया, तो क्या होता है तुरंत आप एक के बैग ब्रेक मारते हो। तो जब आप एक के बैग ब्रेक मारते हो ना तो आपकी शरीर देखो आगे चली जाती है। क्यों ऐसा इसलिए होता है, इनर्शिया इन मोशन की वजह से होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो जब तक गाड़ी चल रही थी तब तक आपका शरीर भी मोशन में था, यानी कि आपका शरीर भी आगे जा रहा था। अब ऐसा भले नहीं है कि आपका पैर नहीं चल रहा था, लेकिन फिर भी आप आगे जा रहे थे। आगे कैसे जा रहे थे भैया, देखो अब जैसे आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो आप दिल्ली गए, तो दिल्ली गए यानी कि आपका शरीर भी मोशन में था, यानी शरीर भी आपका आगे बढ़ रहा था। तो जैसे ही एक के बार कार रुकी ना तो आपका शरीर तो मगन था कि वो सोच रहा था मैं तो मोशन में हूँ, मैं तो मोशन में हूँ, लेकिन एक के बाद करियर रुक गई। तो इसलिए आप आगे चले जाते हो क्योंकि आपका शरीर सोच रहा है मैं तो मोशन में हूँ, लेकिन अब कार ही मोशन में नहीं है, तो आपका शरीर मोशन में रहना पसंद करेगा, इसलिए आपका शरीर के आगे चला जाता है। जैसे आगे जाता है अगर वो जब टकराएगा तब उसका दिमाग को काम करेगा अरे ये तो गाड़ी रुक गई है, मोशन में नहीं है, तो मुझे भी मोशन में नहीं रहना, तो तब जाकर आपका शरीर मोशन से रुकता है। तो आप समझ गए इनर्शिया इन मोशन इसे कहते हैं। तीसरा आता है इनर्शिया इन डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़ जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में रहना पसंद करेगी। अब जैसे कि मान लो कार है और कौनो मनई आया किसी को दिखाने के लिए एक के बैग ऐसे करवा घुमा दिया, तो जैसे करवा घुमा देगा ना तो देखोगे आपका शरीर एक डायरेक्शन में चला जाएगा, जिस डायरेक्शन में रहेगा उसी डायरेक्शन में वो रहना पसंद करता है। जैसे कि मान लो आप खूब ऐसे मोटरसाइकिल लड़काक चला रहे हो, तो जब आप लड़काक चलाओगे तो ऐसा नहीं आप इधर लड़के रहोगे, आप हल्का सा इधर लड़कने की कोशिश करोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप गाड़ी चला रहे थे ना तो आप इस डायरेक्शन में थे, तो आपका शरीर सोचेगा मैं तो इसी डायरेक्शन में रहना पसंद करूंगा। लेकिन आप गाड़ी लड़का दिए हो, तो जब गाड़ी लड़काओगे तो हल्का से देखोगे ऐसे मुड़ी रहेगी और गाड़ी हल्का से नीचे की तरफ मुड़ी रहती है। अब पता लग गाड़ी एक साथ आप मुड़ गए तो लग बहराइन पड़ोगे। तो ये होता है इनर्शिया इन डायरेक्शन। तो समझ गए न्यूटन के फर्स्ट लॉ। अब हम बात करते हैं मोमेंटम और न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में। तो अब बात करते हैं मोमेंटम क्या होता है। तो देखो जो मोमेंटम होता है अगर आप इसको समझ गए तो आप आने वाला जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का उसे भी बहुत आसानी से समझ जाओगे। तो मोमेंटम जो होता है इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत से लोग मूड़ी खजुआएंगे यार एम से शुरुआत हो रहा है पी से क्यों करते हैं, तो याद कर लो यार अब मैं क्या कर सकता हूँ जब साइंटिस्टों ने बना दिया है। तो पी से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो मोमेंटम है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये जो मोमेंटम है ये होता क्या है इसको समझो। तो जो मोमेंटम होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी, यानी जो मास है और जो वेलोसिटी है उन्हीं दोनों को गुणा कर दोगे आपको मोमेंटम निकल कर आ जाता है। अब बहुत से लोग मूड़ी खजुआ रहे होंगे अभी भी नहीं समझ रहे होंगे। तो देखो जो मास है जैसे कि मान लो मेरा मास कितना है, मान लो अगर मान लो मैं हूं तो मेरे पास कुछ ना कुछ मास है, और मान लो मैं चल रहा हूं तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी है। तो मेरा जितना मास है और मेरी जो वेलोसिटी है, मान लो मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चल रहा हूं तो 10 को और मेरा जो मास है उससे मल्टीप्लाई कर दो, मेरा मोमेंटम निकल कर आ जाएगा। अब जैसे मान लो मैं 70 किलो का हूँ तो 70 लिखो मेरा मास हो गया, इनटू वेलोसिटी मान लो मैं 10 की स्पीड से चल रहा हूँ तो 70 इंटू 10 700 हो जाएगा। तो मोमेंटम क्या निकल कर आ गया, तो मोमेंटम निकल कर आ गया 70। सिंपल सी बात है। अब जैसे मान लो कौन हाथी है वो 1000 किलो का है, 1000 किलो का है और वो भी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चल रहा है, ठीक है 10 किलोमीटर। अब इसी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, देखो वो उसकी 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई, और मास क्या है उसका 1000 किलो। तो इसी दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 10,000। तो 10,000 उसका क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा। और यहाँ पर बहुत से लोग मुड़ी खजुआ रहे होंगे पी क्यों लिख रहा हूँ, तो भैया देखो मोमेंटम को पी से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जैसे मान लो कौन ठां से गोली दाग रहा है तो गोली देखोगे उसका मास बहुत कम रहता है लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा तेज रहती है, तो ओवरऑल मिलाकर उसका मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा। अब यहाँ पर जो मोमेंटम होता है वो मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है ये समझो। जैसे मान लो अगर मैं मास बढ़ा दिया, जैसे मान लो यहाँ पर मास में और बढ़ा दिया, एक जीरो और लगा दिया, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है मोमेंटम भी बढ़ जाएगा, एक जीरो और लग जाएगा। तो देखोगे मास अगर ऊपर नीचे करोगे तो मोमेंटम भी ऊपर नीचे होगा। अगर वेलोसिटी कम ज़्यादा होती है तब भी मोमेंटम कम ज़्यादा होगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं कर दिया 1, क्या कर दिया, यानी कि जो हाथी चल रहा था वो 1 की रफ्तार से चल रहा था, यानी उसकी वेलोसिटी 1 थी। तो अब देखोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, यही आ जाएगा, कितना 10,000 ही आ जाएगा, तो यहाँ से एक जीरो हट जाएगा। तो आप देखोगे जो मोमेंटम है वो भी बदल गया। तो जब मास और वेलोसिटी को ऊपर नीचे करते हो, दोनों में से कौनों को भी करोगे तो क्या होगा, मोमेंटम चेंज होता है। तो मोमेंटम जो रहता है वो मास और वेलोसिटी दोनों भगवती धारा इस दोनों पर डिपेंड करता है। अब देखो जो मोमेंटम होता है उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं और शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो एम इंटू वी लिखोगे। एम से मास हो जाता है, वी से वेलोसिटी हो जाता है। और ये जो मोमेंटम होता है इसकी एसआई यूनिट देखोगे तो एसआई यूनिट होती है इसकी केजी मीटर पर सेकंड, ये इसके एसआई यूनिट होती है। तो आप यहाँ पर मोमेंटम समझ गए। अब आप सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी बहुत आसानी से समझ जाओगे। तो आप न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं।
ये क्या कहता है इसको समझते हैं। तो ये जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था उसी के आगे वाला पड़ाव थोड़ा सा बताता है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये कहता था अगर कोई चीज़ मोशन में है तो हमेशा मोशन में रहेगी, ये कहता था ना। तो यहाँ पर ये बताते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ में, अगर कोनो चीज़ मोशन में है, मान लो कोई चीज़ जैसे फुटबॉल है और ये चल रही है, ठीक है, लेकिन आपकी मुड़वा में पता नहीं क्या आया, आप इस पर आकर एक लात मार दिए। आप लात मारोगे तो इस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो ये जो फुटबॉल है ये भनने से और तेज आगे जाने लगेगा, और तेज आगे जाने लगेगी, यानी कि इसके मोमेंटम में चेंज आ गया। तो मोमेंटम में कितना चेंज आया किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने के बाद, वही क्या बताता है, वही बताता है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। समझ गए। अब जैसे कि मान लो फुटबॉल था, कल्ले कल्ले आ रहा था, आप यहाँ पर मारे एक लात, ये और तेज भागने लगा। अब जैसे कि जब आप लात मारोगे उस पर तो मजे तेज भागेगा एक बार, लेकिन कुछ दूर बाद जाकर धीमाने लगेगा। तो मान लो आकर यहाँ पर धीमा गया, तो आप देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचा क्या, फुटबॉल। तो यहाँ पर इसके मोमेंटम में चेंज आया ना, पहले यहाँ तक आते आते तेज हुआ, यहाँ से जाते जाते धीरे हो गया। तो यहाँ से जो मोमेंटम में उसके चेंज आया, तो कितना मोमेंटम में चेंज आया, वही चीज़ बताता है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब ये आपके रियल लाइफ में भी होता है आपके साथ। जैसे कि मान लो आप हो, आपका नंबर कम आया, मान लो 0 आ गया, तो आपके पापा क्या करेंगे, आपको लाठी लेके दौड़ा लेंगे। तो मान लेता हूँ ये आपके पापा हैं और ये हाथ में लिए लाठी, ठीक है, ये हटा देता हूँ आपके पापा का। तो अब आप अब जैसे कि मान लो आगे आप हो, अब आपको क्या किए हैं, पापा दौड़ाए हैं, ठीक है, ये आपका बेटा दे, चिंता मत करना। तो अब लाठी लिए हैं और आप आगे दौड़ रहे हो, आपके पापा दौड़ाए हैं, लेकिन जैसे ही आप तुम्हारे पापा पा जाते हैं आपको, तो तुरंत एक लाठी रख देते हैं। मान लो ये लाठी एक ठो रख दिया आपके यहाँ पीछे हुआ, तो आप आई मम्मी करके और तेज भागोगे। अब यहाँ पर आपके पापा लाठी मारे, लाठी का मतलब क्या है, फोर्स लगा, यानी एफ लगा आपके पिछवाई से, तुरंत आप और तेज भागोगे। अरे भैया लाठी लगेगी तो फोर्स ही लगा ना आपके, तभी तो पिराएगा। तो अब फोर्स लगा तो आप क्या किए, और तेज भागने लगे। अब आप और तेज भाग रहे हो, हटा देता हूँ ये, अब और तेज भागने लगे यहाँ तक। तो आपकी मोमेंटम में क्या हुआ, चेंज आया। जैसे ही फोर्स लगा आपके मोमेंटम में चेंज आ गया। अब जैसे आप और आगे जाओगे, अपने पापा से और तेज दौड़ने लगोगे ना, जब लठिया पड़ेगा तो और तेज नहीं दौड़ोगे। तो अब जैसे मजिक आगे पहुंच गए अपने पापा से, तो अपने पापा को ऐसे पीछे मुड़ के देखोगे, कहोगे अरे बहुत दूर हैं अब, तो कहोगे अब पकड़ा पुई पुई, अब नहीं पकड़ पाओगे, नहीं पकड़ पाएंगे आपके पापा। तो आप यहाँ दूर आ गए। तो अब आप जब अपने पापा से दूर आ गए तो क्या ज़्यादा तेज़ दौड़ोगे, ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ोगे, धीरे धीरे दौड़ोगे। तो आप देखोगे यहाँ पर थे, दौड़ना चालू किए, जैसे एक लाठी पड़ी आप खूब तेज़ी से दौड़े, लेकिन खूब तेज़ी से दौड़े, जैसे आप अपने पापा से दूर आ गए थोड़ा धीरे धीरे दौड़ने लगे। तो आप देखोगे शुरुआत से लेकर अंत तक आपके क्या हुआ, मोमेंटम में चेंज आ रहा है समय के साथ। यहाँ तो कुछ समय में आप बहुत तेज दौड़े, कुछ समय में धीमा गए, तो मोमेंटम में चेंज आया आपका समय के साथ, फोर्स लगने के बाद। तो फोर्स लगने के बाद कितना चेंज आता है मोमेंटम में, वही चीज़ बताता है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ही आप निकाल सकते हो कि समय के साथ कितना चेंज आ रहा है मोमेंटम में। समझ गए ना। अब देखो, अब इसका कुछ फॉर्मूला होता है, उसको डिराइव करना पड़ता है, वही चीज़ आप करने जा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर मैंने आपको हिंदी में बता दी है, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इंग्लिश में पढ़ोगे ना तो मूड़ी खजुआते रह जाओगे, समझ ही नहीं आएगा। देखो, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है रेट के साथ। देखो, रेट का मतलब हमेशा होता है टाइम, रेट का मतलब क्या होता है, टाइम। तो अगर कहीं भी रेट की बात करता है फिजिक्स में तो उसका मतलब होता है टाइम। अगर उसका मतलब टाइम नहीं है तो वहाँ पर वो बताएगा कि भैया यहाँ पर ये टाइम नहीं है, इसका मतलब रेट का मतलब। तो कहीं भी अगर रेट लिखा है तो जान जाओ वो समय से कंपेयर किया जा रहा है। यानी क्या कह रहा है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी कि समय के साथ कितना मोमेंटम में चेंज आएगा, किसमें, ऑफ अ बॉडी में, किसी एक बॉडी में। वो क्या होता है, वो होता है भैया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। इसका मतलब ये है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा कि उस पर कितना फोर्स लगाया गया है उस बॉडी पर। अब जैसे देखो, यहाँ पर आप एक तो फुटबॉल लिए थे और उसके बाद आप एक लात मारे, यानी क्या लगाए, उस पर फोर्स लगाए। तो जैसे फोर्स लगाए वो आगे गया और तेज़ी से। तो यहाँ पर फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा मोमेंटम में कितना तेज बदलाव आ रहा है समय के साथ। जैसे कि अगर आप ज़्यादा तेज फोर्स लगाओ तो खूब तेज भनभनाक जाएगा, और अगर कम तेज फोर्स लगाओ तो धीरे धीरे जाएगा। यानी कि फोर्स ही देखो इसका मोमेंटम डिसाइड हो रहा है ना कि कितना तेज जाएगा कितना धीमे जाएगा। अब जैसे कि अगर आपके यहाँ पर लठिए खूब तेज पड़ती, यानी फोर्स खूब तेज लगता, तो भनभनाक छनछनाक भाग जाते, और अगर धीरे लगती तो कल्ले कल्ले भागते। तो देखो कि फोर्स पे आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, यानी फोर्स जितना तेज लगेगा उतना तेज आप भागोगे, जितना धीमे फोर्स लगेगा उतना धीमे आप भागोगे। तो यहाँ पर आपके मोमेंटम में देखोगे फोर्स की वजह से चेंज आ रहा है,
फोर्स पर डिपेंड कर रहा है। तो वही कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो समय के साथ आपके बदलाव आ रहा है मोमेंटम में, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है फोर्स जो अप्लाइड किया गया है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखो इसका फॉर्मूला भी होता है, अब उसको समझ लेते हैं कैसे उसको डेराइव किया जाता है। बस इतना जान गए तो उसको भी जान गए, कौन खास है नहीं। देखो यहाँ पर हम ये फुटबॉल वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास एक तो फुटबॉल है, ये मान लो फुटबॉल हो गया। अब इस पर हमने क्या किया? फोर्स लगा दिया, ठीक है। अब मान लो फुटबॉल कल्ले कल्ले आ रहा था और उसके बाद आपने इसे एक गोल लात मार दिया। जैसे ही आप एक गोल इस पे मारोगे, देखोगे ये भनभना और तेज आगे जाने लगेगा, और जैसे ही आगे जाने लगेगा तो यही हमें निकालना है कि कितना तेज मोमेंटम में चेंज आएगा, उसका फॉर्मूला क्या है। तो देखो सबसे पहले ये फुटबॉल है, तो इस फुटबॉल के पास कुछ ना कुछ मास होगा भैया, 1 किलो आधा किलो का कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो उसके पास कुछ ना कुछ मास है। और देखो जब भी हम देखते हैं कि फुटबॉल कल्ले कल्ले आ रहा है, यानी उसकी जो शुरुआत की वेलोसिटी होती है, भैया अब कल्ले कल्ले आ रहा है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो जो शुरुआत की वेलोसिटी रहती है तो उसे हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। अब जैसे मैं यहाँ से चलना शुरू कर रहा हूँ ना, तो यहाँ मेरी जो शुरुआत की वेलोसिटी थी तो ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी, और जब मैं लास्ट में जाकर पहुँचूंगा वो मेरी फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ कल्ले कल्ले धीरे धीरे चलना चालू हुआ फुटबॉल, क्योंकि आपने एक लात मारा, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। इनिशियल वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मोड़ी मत खजुआना यार, आई से शुरू होता है इनिशियल, क्यों यू से करते हैं? अब करते हैं याद कर लो, क्या करूँ मैं अब। और उसके बाद देखो फुटबॉल लास्ट में पहुंचा कहाँ जाकर? यहाँ पर जाकर पहुंचा, तो यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी रहेगी वो फाइनल वेलोसिटी रहेगी। फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो यहाँ पर भी जो जितना इसका यहाँ पर मास था उतना यहाँ पर इसका मास रहेगा। देखो वही फुटबॉल वो यहाँ पर आग पहुँचा है ना, तो यहाँ आधा किलो था तो यहाँ 1 किलो तो हो नहीं जाएगा, मास तो उसका दोनों जगह सेम ही रहेगा, तो मास उसका सेम है, इसीलिए दोनों को हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब वेलोसिटी देखोगे यहाँ कुछ और रहेगी, यहाँ कुछ और रहेगी, तभी इसलिए इसको अलग अलग अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि समझ में आए भैया ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आपको क्या बताया गया है? न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में कहा गया है भैया रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है? फोर्स के। तो हम यहाँ पर उसको लिख देते हैं। तो वहाँ पर कैसे लिखेंगे? देखो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फोर्स के। यानी कि समय के साथ कितना तेज मोमेंटम में बदलाव आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके? फोर्स के। यानी जितना तेज फोर्स लगेगा उतना तेज भनभना का आप छनछनाक भागोगे, यानी उतना तेज आपके मोमेंटम में चेंज आएगा। ये चीज़ हमने लिख दिया। अब मोमेंटम अगर आप जानते होगे क्या होता है, थोड़ी देर मैंने आपको बताया था, पहले बताया था, मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है mv, यानी मास इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ पर क्या करना है हमें? फॉर्मूला हमने मोमेंटम का भी लिख दिया। अब आप पेपर में लिखोगे ना तो एकदम विस्तार से लिखना, ठीक है? ऐसे ही मत लिख देना ये लाइन चीना उना पार के। अब हमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम, यानी मोमेंटम में कितना तेजी से चेंज आ रहा है, यानी कितना चेंज आ रहा है मोमेंटम में। तो अगर आप यहाँ पर अपनी आँखिए गड़ा देखोगे तो यहाँ पर मैंने क्या बताया? यहाँ पर मैंने बताया है कि पहले उसका मोमेंटम इतना था, फिर उसका मोमेंटम यहाँ पर यानी कि उसकी वेलोसिटी यहाँ पर इतनी थी और यहाँ पर आकर इतनी आगे हो गई है। अब मैं यहाँ पर इसको मोमेंटम क्यों कह रहा हूँ? तो देखो इसके पास कुछ ना कुछ मास है और इसके पास वेलोसिटी भी है। तो मोमेंटम मतलब क्या होता है? m इंटू वी, यानी मास इंटू वेलोसिटी। अब ये भी वेलोसिटी है, भले इसको हम यू से रिप्रेजेंट किए हैं, ये वेलोसिटी है, ठीक है? इनिशियल वेलोसिटी है, बस अक्षरवा बदल दिए है ना, उससे कोई मतलब नहीं है, तो वेलोसिटी ना। तो m इंटू वी यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। जब वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं मास को तो वही क्या होता है? मोमेंटम। तो यहाँ पर भी देखोगे भैया ये फुटबॉल है, ये चल रहा है तो कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। यहाँ पर आकर फाइनल पहुँचे तो यहाँ पर भी इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। तो हमें निकालना है कि इसके मोमेंटमों में कितना चेंज है। तो हमें इसको निकालने के लिए हमेशा फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर देते हैं। अब ये दो चीज़ में डिफरेंस निकालना है तो कैसे निकालोगे? उसको माइनस करके निकालोगे। तो यहाँ हम इसको इससे माइनस कर देंगे। चलो माइनस कर देते हैं मुड़ी खजुआ के। तो यहाँ पर आप देखोगे एफ ऐसे लिख दो, प्रोपोर्शनल ऐसे लगा दो, तो हम इसको माइनस कर देंगे एम वी माइनस एम यू, ठीक है? एम यू हो गया। अब अगर आप यहाँ पर अखिए गड़ा और देखोगे, यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम नहीं लिखा है, और भी कुछ लिखा है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो रेट का मतलब मैंने क्या बताया था? रेट का मतलब बताया था टाइम। तो जब भी रेट की बात करता है ना तो उसको हम ऐसे
डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया। अब अगर आप मूडी खजुआ कर और अपने पेट से सोचोगे तो यहाँ पर देखोगे m 2 बार लिखा है, और ये जो m है यानी मास है, यहाँ पर देखोगे यहाँ पर भी मास सेम है, यहाँ पर भी दोनों का मास सेम है, यानी जितना मास है यहाँ पर होगा फुटबॉल का उतना ही मास है यहाँ पर होगा। मास तो बदल नहीं जाएगा ना भैया, आप छनछना के यहाँ से भागे यहाँ तक तो क्या आप 70 किलो थे यहाँ 50 किलो हो जाओगे? ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर जितने किलो थे उतने किलो वहाँ पर होगे। अब देखो तो यहाँ पर क्या होगा, मास दोनों का सेम है, तो m 2 बार क्यों लिखना? अभी 2 बार लिखोगे झूठे से ही खत्म होगी, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, m जब भी 2 बार लिखा रहता है या फिर कौन चीज़ 2 बार लिखी रहती है तो उसको कॉमन ले लेते हैं। तो m को हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, अब यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा दो मन कर रहा हो तो m तो क्या बचेगा, अंदर बचेगा भैया v माइनस यू, ठीक है, और नीचे क्या बचेगा, टी बचेगा, यानी टाइम बचेगा क्योंकि ये रेट से निकल कर आया था। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे ये क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। अगर आप ये मोशन वाले चैप्टर में पढ़े होगे तो इसका मतलब होता है एसिलरेशन, एसिलरेशन का यही फॉर्मूला होता है। यहाँ तक समझ में आ गया, v माइनस यू अपॉन टी। तो हम यहाँ पर इतना बड़ा लिखने के बजाय अगर इतना बड़ा लिखोगे झूठे, अभी देखो स्याही खत्म होगी, आपकी भी पेन की, मेरे मार्कर की खत्म होगी, तो इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर m और a लिख देंगे, क्योंकि a का मतलब होता है एसिलरेशन और ये एसिलरेशन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर क्या निकल कर आ गया, m a निकल कर आ गया। m का मतलब होता है मास, a का मतलब होता है एसिलरेशन। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पर प्रोपोर्शनल लगा है तो इस प्रोपोर्शनल को हटाया जाता है, ये हटाएंगे यानी इक्वल टू लगाएंगे। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो वहाँ पर कोई कांस्टेंट यूज़ होता है। कांस्टेंट का मतलब कोनो अक्षर यूज़ कर दो, अक्षर जैसे कि हम k लिया जाता है तो हमने k यूज़ कर दिया, k इज इक्वल टू एम ए। अब बहुत से लोग मूडी खजुआएंगे और सोचेंगे ये k की क्या वैल्यू होगी, तो k को हमने देखा था, मतलब हम तो नहीं देखे थे, साइंटिस्टों ने देखा था, ये जो k की वैल्यू होती है वो 1 थी, तो इसीलिए 1 लिखो चाहे ना लिखो। जैसे भैया 8 को चाहे 1 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 1 को 8 से मल्टीप्लाई करो, आएगा 8 है, कोनो दिक्कत नहीं है। तो यहाँ k की जगह 1 क्या झूठे लिखे, अभी झूठे से ही खत्म होगी, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, k को हटा देते हैं और एम ए लिख देते हैं, तो ये सेकंड लॉ फार्मूला हो जाता है। समझ गए, फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है। तो ये हो गया हमारा सेकंड लॉ का फॉर्मूला, इस तरीके से डेराइव भी कर लिया हमने। तो आपकी बुक में लिखा होगा, एक ठो मनई ऐसे बना होगा, खिलाड़ी ऐसे गेंदा लोक रहा होगा, मतलब बॉल लोक रहा होगा, वो क्यों ऐसा बनाया गया? तो देखो ये जो चीज़ें हैं ये आपकी चीज़ें खिलाड़ी लोग भी यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं उसको जान जाओ। तो ऐसा वो लोग इसलिए यूज़ करते हैं ना। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये वाले पे देखो, यहाँ पर केवल इतना देखना, ठीक है, कितना देखना है, केवल इतना देखना और कहूँ मत देखना, अभी इतना ही देखो। यहाँ पर अगर आप देखोगे जो टी है वो फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप कुल को यहाँ पर हटा दो, ये सब अगर आप हटा दो, इसको 1 मान लेते हैं, वैसे मान लो झूठ है, ठीक है, 1 मान लिए, तो ये क्या हो गया, फोर्स के देखोगे यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1 अपॉन टी, यानी कि जब भी अपॉन में रहता है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, यानी कि अगर फोर्स ज़्यादा लगेगा तो समय कम लगेगा, और अगर फोर्स कम लगेगा तो समय ज़्यादा लगेगा। अब ये कैसे होता है, देखो अभी जैसे कि अगर आपके पापा आपको धीरे से इसे लाठी मारेंगे तो आपको फोर्स कम लगेगा, क्यों? क्योंकि उस टाइम समय ज़्यादा लगेगा। भैया देखो इसे कल्ले कल्ले मार रहे हैं लठिया, तो देखोगे समय ज़्यादा लगेगा तो आपके पीछे फोर्स कम लगेगा, फोर्स कम लगेगा, कम गिराएगा। लेकिन अगर भन्ने से इसे मार दिए तो देखोगे यहाँ समय भी कम लगेगा लेकिन खूब तेज़ी से लगभग करेगा। समझ गए ना? तो जब भी समय ज़्यादा रहता है तो लगता कम है पिठिया पे, और अगर समय कम है तो बहुत तेज लगेगा। समझ गए ना? तो फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शन रहता है टाइम। वैसे जो खिलाड़ी लोग रहते हैं वो लोग ऐसे गेंदवा इसलिए रोकते हैं, देखो कभी भी ऐसे नहीं रोकेंगे सीधा, ऐसे जब भी रोकेंगे निचवा खींच लेंगे। निचवा इसलिए खींचते हैं ना क्योंकि अगर निचवा खींचेंगे तो बॉलवा जो है वो हाथों में मजे देर तक रहेगा। अब भैया आधे सेकंड तक रहे तब वो बहुत है उतना, तो जब मजे देर तक रहेगा, खुद सोचो, यानी कि वो लोग समय को ऐसे बढ़ा दिए, और जब समय को ऐसे बढ़ा देंगे निचवा खींच के बॉलवा को, तो हाथों में चोट कम लगेगी, फोर्स कम लगेगा हाथों में। इसीलिए ऐसे जब भी गेंदवा खींचते हैं तो निचवा खींच लेते हैं, निचवा खींच लेंगे तो फोर्स हाथों में कम लगता है, इस चोट कम लगती है, तो चोट की वजह से वो लोग ऐसे निचवा खींच लेते हैं। तो आई होप अब आप समझो कि यहाँ तक, तो यहाँ पर सेकंड लॉ कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं अब थर्ड लॉ की तरफ। तो अब न्यूटन का सबसे इंपॉर्टेंट और आसान लॉ आता है जिसका नाम है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसमें क्या बताते हैं न्यूटन? तो इसमें ये बताते हैं कि भैया फॉर एवरी एक्शन, कोई भी जब एक्शन किया जाता है, एक्शन का मतलब कौन भी काम कर रहे हो, ठीक है, तो उसका क्या होता है, देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उसका हमेशा इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे कि मान लो, अगर इसका मतलब है क्या, ये पहले समझो। इसका मतलब ये है कि अगर कौनो भी चीज़ आप ढकेल रहे हो, किसी भी चीज़ पे आप मार रहे हो,
तो जितना तेज आप मारोगे उतना ही तेज उधर से भी फोर्स आता है। जैसे मान लो आप जो सास आ गए हो संदीप मिश्र की वीडियो देख के और चले गए दिवालिये मारने लगे घूंसा, तो जब आप दीवार पे घूंसा मारते हो ना तो आप देखोगे आपके हाथ में भी चोट लग जाती है। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स से आप दीवार पर मारोगे उतना ही फोर्स दीवार आपके हाथ पे भी लगाता है। समझ गए? अब जैसे कि अगर आप बॉल मार रहे हो किस पर, दीवार पे मार रहे हो, जैसे आप दीवार पर मारोगे तो क्या होता है, बॉल वापस आ जाती है टकरा कर। क्यों ऐसा हुआ? खुद सोचो, मूडी खजुआ एक बार सोचो। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितना फोर्स बॉलवा लगाएगा ना उतना ही फोर्स दीवार भी उस पर लगा देगा, तो इसलिए बॉल वापस आ जाता है। ऐसे बहुत बार होता है, जैसे कि अगर आप कोनो गाल पे चाटा मारेगा ना तो ऐसा मत सोचो कि आपके गाल पे जो चाटा मारा तो आपके गलवे पे लगी है, उसके हथवों पे भी लगती है। बस ये रहता है, हाथ मजबूत रहता है, हाथ पे पता नहीं चलता है। अब जैसे कभी कभी आप देखोगे जो मैम उम होती हैं, अगर वो आपके गाल पे चाटा मारे ना तो उनके हाथों में लग जाती है, क्योंकि उनका हाथ कमज़ोर होता है तो उनका हाथों झंझना जाता है। लेकिन अगर वही कोनो टीचर है, वो सर है, मनई है, आदमी है, वो मारता है झंझना के घूसा उसा मारने लगेगा, हाथ मजबूत है, उसके हाथों में चोट नहीं लगेगी। तो इस तरीके से कोई भी अगर एक्शन हो रहा है तो उसका अपोजिट रिएक्शन होता है। इसीलिए जो रॉकेट होता है उस रॉकेट के नीचे देखोगे आग नीचे की ओर फेंकता है, जाता ऊपर की ओर है। अगर आप देखोगे गोली कोई मार रहा है, गोली आगे की ओर निकलती है, लेकिन गोली आगे और जा रही है तो क्यों जा रही है? क्योंकि वो पीछे को ढकेल रही है। किसको? गन को। तो जब भी गोली मारा जाता है ना तो देखोगे बंदूकिया थोड़ा पीछे हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गोली आगे जा रही है तो पीछे ढकेल कर जाएगी। तो अगर कोई भी एक्शन हो रहा है तो उसका अपोजिट रिएक्शन होता है। आपके हमेशा ये होता रहता है, आपके हमेशा साथ ये होता रहेगा। कैसे होगा? जैसे कि अगर आप चल भी रहे हो ना तब भी न्यूटन का थर्ड लॉ लगा है। कैसे लगा है? क्योंकि जब आप चलते हो ना तो जो आपका पैर है वो धरती को पीछे को ढकेलेगा। देखो ऐसे जब चलोगे ऐसे पीछे को नहीं ढकेल रहे, तो इस तरीके से आप पीछे को ढकेल रहे हो तो धरती आपको आगे को ढकेल देती है। तो इस तरीके से आगे पीछे लगा रहता है, जैसे आप पीछे ढकेलोगे धरती आगे भी ढकेल देगी। तो इस तरीके से जितने भी एक्शन होते हैं उसके अपोजिट रिएक्शन होते हैं। तो अब आप यहाँ तक तो समझ गए होगे ना क्या होता है। अगर आप दीवार पे एक घूंसा मारो, देखो आपके हाथों में भी चोट लग जाती है। क्यों? क्योंकि दीवार भी उधर से उतना ही फोर्स लगाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया ना? तो यही होता है न्यूटन का थर्ड लॉ, सबसे आसान है। कोई भी एक्शन है तो उसका अपोजिट रिएक्शन लगेगा। अब बात करते हैं मजल वेलोसिटी क्या होता है। मजल वेलोसिटी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब भी गोली निकल रही है, बुलेट निकल रही है गन से, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है उसे हम मजल वेलोसिटी कहते हैं। और रिकॉइल वेलोसिटी क्या होती है? रिकॉइल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जितना तेजी से वो पीछे जाता है गन। जैसे कि मान लो आप गोली मारे, बंदूक की थोड़ा पीछे गई, तो उस वेलोसिटी को हम कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। तो आप ये समझ गए होंगे न्यूटन का थर्ड लॉ और मजल वेलोसिटी और रिकॉइल वेलोसिटी। तो यहाँ पर न्यूटन के थर्ड लॉ कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जान जाओ आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन लिख कर आया हुआ है, बस आपको यहाँ से जाकर उतार कर वहाँ पर रख देना है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए इसको चैप्टर के अंत में दिया गया है और ये चैप्टर का अंतिम टॉपिक है, ताकि आप सब कुछ पढ़कर आप इसे आकर पढ़ो तो आपको अच्छे समझ में आए। लड़कों को थोड़ा कठिन भी लगता है, लेकिन जानते कौन पढ़ा रहा है, कैसा एग्जाम्पल दूंगा। आइए चलिए समझते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है ना कि जो भी मोमेंटम होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है, यानी कि जितना वो शुरुआत में था उतना ही वो आखिरी में रहेगा। अभी भी मूड़ी खजुआ रहे होगे। देखो अब एग्जांपल देखो कैसे। देखो अगर मान लो कौनो ऐसे मान लो गेंदा है, ठीक है, कौनो मान लो बॉल है, एक ठो बॉल ये है, एक ठो बॉल ये है। अब मान लो ये थोड़ा छोटा ये थोड़ा बड़ा, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है, चाहे जैसा बॉल हो। अब ये बॉलवा क्या कर रहा है, ये बॉलवा जा रहा है, ये भी बॉलवा आगे जा रहा है। तो अब ये दोनों बॉलवा जब आगे जाएंगे और मान लो ये थोड़ा सा इसकी स्पीड तेज है, तो इसकी मान लो थोड़ा स्पीड तेज है, ये थोड़ा कल्ले कल्ले चल रहा है। तो अब एक समय आएगा दोनों जाके एक बार टकरा जाएंगे। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर आगे दोनों मिले टकरा गए। अब टकरा गए, अब आप मूड़ी खजुआओ क्या होगा, क्या होगा भैया? जब ये इससे जाकर टकराएगा तो इसकी स्पीड ये भन्ने से तेज नहीं हो जाएगी। अब भैया आप हो, आपके दोस्तों आकर आपको पीछे से धकिया दिए तो आप भी आगे तेजी से आगे जाने लगोगे। लेकिन आपका दोस्तों क्या होगा, वो धीरे हो जाएगा। कैसे धीरे हो जाएगा? तो भैया देखो जब ये जाएगा इससे टकराएगा ना, इसकी स्पीड या इसका मोमेंटम वो धीरे हो जाएगा, इसका मोमेंटम वो तेज हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आप ऐसे खड़े हो, आपका दोस्तों आकर पीछे वैसे ऐसे धकिया दिया, यानी खूब तेजी से आया, ऐसे आपसे टकरा गया, तो आपकी स्पीड ये तेज हो गई, आपका दोस्तों वहीं कल्ले कल्ले हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। तो यानी आपका मोमेंटम बढ़ गया, आपके दोस्तों का मोमेंटम धीरे हो गया। वैसे आपका दोस्तों का मोमेंटम यहाँ धीरे हो जाएगा, आप खूब भन्ने से आगे जाने लगोगे। अब यहाँ पर देखो आगे क्या होगा, तो भैया देखो ये वाला थोड़ा धीरे हो जाएगा, ये वाला थोड़ा तेज हो जाएगा। तो दो इसका मोमेंटम धीरे, इसका मोमेंटम तेज। लेकिन अब आप देखोगे यहाँ पर हम मान लेते हैं इसका मोमेंटम शुरुआत में था 10 और इसका मोमेंटम हम मान लेते हैं 5 था, क्योंकि भाई ये थोड़ा धीरे चल रहा था, थोड़ा तेज चल रहा था। अब क्या होगा देखोगे यहाँ पर आगे दोनों टकराए,
टकराने के बाद क्या होगा कि इसका मोमेंटम थोड़ा धीरे हो जाएगा, मान लेते हैं इसका मोमेंटम हो गया 5, इसका मोमेंटम मान लो 10 हो गया। तो अब आप यहाँ पर टोटल मोमेंटम करो, देखो यहाँ पर टोटल मोमेंटम करोगे तो कितना आएगा, आएगा भैया 15, ठीक है, 10 5 15। और यहाँ पर अगर टोटल मोमेंटम करोगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर भी भगवती धर 15 मोमेंटम आ रहा है समझ गए। देखोगे अगर मोमेंटम शुरुआत में जितना था, टोटल देखोगे यानी इसको भी मिला लो इसको भी मिला लो तो टोटल मोमेंटम 15 था, और यहाँ पर भी देखोगे टोटल मोमेंटम 15 है। अब मूडी खजूआ को समझ में आ रहा है, यानी कि मोमेंटम जो टोटल है वो तो कंजर्व है, वो उतना ही है, भले टकरा गया कोनो दिक्कत नहीं। इसका मोमेंटम वो बढ़ गया, इसका मोमेंटम धीरे हो गया, तो देखोगे इन दोनों में मोमेंटम कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर टोटल करके देखोगे तो उतने रहेगा। यही चीज़ कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि अगर मान लो कोनो चीज़ चल उल रही है और उसके बाद आकर वो टकरा उकरा जाती है, तो जितना शुरुआत में उसका मोमेंटम था उतना ही लास्ट में मोमेंटम रहेगा। यानी कि जो मोमेंटम रहता है वो हमेशा कंजर्व रहता है, उतना ही रहता है, ऐसा नहीं कम ज़्यादा हो जाए। यहाँ तक समझ में आ गया, यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब यही चीज़ को आपको कहेगा प्रूफ कर दो, अब चलो उसको प्रूफ कर देते हैं, थोड़ा ताम झाम करना पड़ेगा, लिखना उखना पड़ेगा, चलो लिख देते हैं। तो देखो कि यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं इसका मास कितना होगा, तो इसका मास होगा भैया m1, इसका मास होगा m2। देखो हर चीज़ ये लिख के आया करो पेपरवा में, अगर आप यही m2 नहीं लिखोगे ना टीचरवा समझ ही नहीं पाएगा, पता नहीं क्यों नहीं समझ पाते, इतने पढ़े लिखे रहते हैं फिर भी। तो देखोगे इसका मास m1 इसका मास m2 हो गया, क्यों मान लो ये थोड़ा सा बड़ा है ये थोड़ा छोटा है, तो m1 m2 इसका मास हो गया। अब देखोगे इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी, तो इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत की वेलोसिटी को हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, तो मान लेते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u1, u से रिप्रेजेंट किया जाता है इनिशियल वेलोसिटी को, इसकी मान लो वेलोसिटी थी u2, ठीक है। अब देखोगे इन्हें दोनों मिला आकर यहाँ टकरा गए, अब टकरा गए तो अब इससे क्या होगा देखते हैं। तो जब ये दोनों टकरा जाएंगे तो देखोगे ये वाला इसको अगवा फोर्स लगाएगा, लेकिन आप सुने थे कि न्यूटन के थर्ड लॉ में ये होता है, अगर कोनो चीज़ पे आप फोर्स लगाओगे तो उधर से वही फोर्स लगाएगी, यानी अपोजिट डायरेक्शन में एक तो फोर्स लगता है, यानी कि अगर कोनो चीज़ एक धकियाओगे तो उधर से वो भी धकियाएगी, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी होगा। अब ये जो बॉल है जब इसको जाकर टक्कर मारेगी तो ये बॉल ये भी थोड़ा सा इस पर फोर्स लगाएगी, तभी पीछे वाली बॉल हल्का से रुक जाएगी और ये वाली और तेज़ हो जाएगी। जैसे आपके पीछे दोस्तों आकर पीछे से खूब तेज़ी धकियाया तो आप खूब तेज़ी से आगे जाने लगे, लेकिन आपका दोस्तों रुक गया, यानी आपकी बॉडी भी उस पर फोर्स लगाई तभी वो रुका, समझ गए ना। अब देखो अब क्या होगा, तो यहाँ पर देखोगे कुछ फोर्स लगेगा, तो हम ये फोर्स मान लेते हैं F1 फोर्स, जो ये वाला फोर्स लगाया, ठीक है, m1 मास वाला जो लगाया, ये m2 मास वाला है। अब ये फोर्स लगाया और ये भी कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, मान लेती है F2 लगाया, तो ये वाला इधर फोर्स लगा रहा है, ये वाला इधर फोर्स लगा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यानी ये वाला बॉल इस पर फोर्स लगाए, ये वाला बॉल इस पर थोड़ा फोर्स लगाएगा। अब जितना फोर्स ये वाला इधर लगाएगा उतना ही फोर्स इधर भी लगाता है, क्योंकि न्यूटन के थर्ड लॉ में आप पढ़े थे, जितना फोर्स लगाएगा उतना फोर्स वो भी लगाएगा। जैसे दीवार पे एक घुसा मारोगे उतना तेज आपके भी हाथों पर लगेगा, ऐसा नहीं एक दिवाली एक लगेगा। अब आगे क्या होगा देखोगे, इसकी स्पीड ये स्लो हो जाएगी, इसकी स्पीड ये फास्ट हो जाएगी, यानी इसकी वेलोसिटी धीमे हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी तेज हो जाएगी। तो वेलोसिटी जो फाइनल में बची उसको हम कहेंगे v1, इसकी मान लेते हैं v2, मास उतने रहेगा m1 m2। तो हमें जितना घोचा पानी करनी थी हमने कर लिया। अब आप जानते हो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है जितना मोमेंटम इधर है उतना ही मोमेंटम सेम इधर भी रहेगा। तो इसको लिख लो, कैसे लिखोगे आप इस तरीके से लिख सकते हो, देखो m1 u1 प्लस m2 u2। आप सोचोगे मूडी खजुआ की क्या लिख रहे हो, तो देखोगे m1 u1 m2 u2, यानी कि ये वाला जो मोमेंटम है पूरा वो किसके बराबर रहेगा, m1 v1 प्लस m2 v2, यानी कि जो इधर वाला है पूरा वो इधर वाले के बराबर रहेगा। तो यही चीज़ हमें निकाल कर लाना है, यही चीज़ प्रूफ करना है। अब आइए इसे प्रूफ कर देते हैं, सिंपल सी बात है। अब आप देखोगे मोड़ी खजवा के सोचोगे कि यहाँ पर हमने क्या देखा था, हमने देखा था न्यूटन का थर्ड लॉ लगा था। तो न्यूटन के थर्ड लॉ से आप क्या सीखते हो, अब आप अगर पेपर में लिखोगे ना पूरा लिख देना, न्यूटन्स थर्ड लॉ से हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि F1 जो है वो किसके बराबर है, F2 के। देखोगे जो F1 फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स इधर भी लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में भी, तो F1 F2 के बराबर है, लेकिन F2 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इधर लगा रहा है, तो F2 के आगे हम माइनस लगा देंगे। यहाँ तक समझ में आया, कोनो कन्फ्यूजन नहीं। अब देखो F की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, तो हमें F की वैल्यू रखने के लिए हमने न्यूटन के सेकंड लॉ में पढ़ा था कि जो F होता है
वो किसके बराबर रहता है, एम ए के बराबर रहता है। तो हम क्या करेंगे, एफ की वैल्यू भी हमें मिल गई, एफ किसके बराबर है, एम ए के बराबर है। तो अब हम एफ की जगह क्या रखेंगे, एम ए रखेंगे। तो एफ की जगह हम क्या रख देते हैं, एम ए। ठीक है, इधर भी एफ की जगह क्या रख देंगे, माइनस एम ए। लेकिन अब मूड़ी खजुआ कर आपको सोचना है कि जो F1 है ये है क्या, वो है भैया ये चीज़ है कि F1 है वो वाला किस पे फोर्स लगा रहा है, इधर फोर्स लगा रहा है, यानी इस वाले पे लगा रहा है। तो ये क्या है, ये भैया M2 है। तो आप देखोगे तो M2 हो जाएगा यहाँ पर M, ठीक है, और इसका एसेलरेशन बदलेगा तो A2 हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखोगे F2 की जगह हम क्या लिखेंगे, F2 देखोगे F2 वाला जो फोर्स है वो किधर लगा रहा है, वो तो अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। तो किसका बिगड़ेगा, जो भी बिगड़ेगा तो इस वाले गेंदा का बिगड़ेगा, तो इसका क्या बिगड़ेगा, तो M की जगह हम क्या लिख देंगे, M1 लिख देंगे, ए की जगह क्या लिखेंगे, A1 लिखेंगे। अब देखोगे हमें क्या करना है, आप मूड़ी खजुआ के एक बार सोचो यार, एसेलरेशन कोई फार्मूला होता है, उस फार्मूले को अगर आप याद कर लोगे ना तो आपको यहाँ सॉल्व हो जाएगा। तो M2 हम ऐसे लिख देंगे, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, ब्रैकेट में हम लिखेंगे कि भैया V2 माइनस U2 अपॉन T। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसको इनिशियल वेलोसिटी से माइनस करके अगर टाइम से डिवाइड कर दोगे वही आपका एसेलरेशन होता है। तो एसेलरेशन नहीं पढ़े तो उसको पढ़ लेना, तो यही उसका फॉर्मूला होता है, यही आपको लिखना पड़ेगा। तो इसके आगे मैं कुछ कह भी तो नहीं सकता हूँ, जब यही फॉर्मूला है कि अपने मन से बना दूँ। अब इक्वल टू में क्या करोगे, माइनस M1, उसके बाद ये जो एसेलरेशन है इसकी जगह पे भी आपको यही रख देना पड़ेगा, लेकिन आपको क्या रखना पड़ेगा, V1 माइनस U1 अपॉन T, क्योंकि यहाँ पर हमें A1 की बात कर रहे हैं इसलिए हम V1 U1 लिखेंगे। अब देखोगे आप यहाँ पर जो T है वो दोनों जगह सेम है, तो इन दोनों को उड़ाए दो, कोनो दिक्कत नहीं है। अब आप अगर ब्रैकेट खोलोगे, इसका ब्रैकेट, ठीक है, तो M2 को क्या करोगे, इन सब में मल्टीप्लाई कर दोगे, M2 हो जाएगा, V2 हो जाएगा, माइनस M2 U2 हो जाएगा। अब हमें देखो केवल सॉल्व ही करना है, आगे क्या करेंगे, माइनस M1 V1, ठीक है, जब ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर हो जाएगा प्लस M1 U1। अब प्लस क्यों हो गया, देखो माइनस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो M1 U1 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है भैया, जो V वाले हैं उसको एक तरफ कर लेना है, U वाले को एक तरफ कर लेना है, तो कर लेते हैं। तो ये देखोगे यहाँ पर क्या आएगा, M1 V1, ठीक है, M1 V1 कैसे आएगा, तो इसको उठा के इधर कर देंगे, प्लस M2 V2 इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, M1 U1 प्लस में क्या हो जाएगा, M2 U2। तो ये वाला जो है वो वाला इधर उठकर चला जाएगा, तो ये माइनस का इधर प्लस हो जाएगा। तो अगर आप मूड़ी खजुआ कर देखोगे तो ये वाला जो चीज़ है वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है, तो प्रूव हो गया। यानी कि जितना मोमेंटम इधर रहेगा उतना मोमेंटम इधर रहेगा। देखो आपको ये चीज़ तो अच्छे से समझ में आ गई होगी, लेकिन ये सॉल्व करने वाला नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि आप मैथ उतना पढ़ते नहीं होगे। जैसे जैसे मैथ पढ़ते चले जाओगे आपको ये सारा चीज़ ये समझ में आने लगेगा। और अगर नहीं समझ में आओ तो एक बार आप फिर से पीछे करके देख सकते हो, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। तो यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आओ तो केवल कमेंट बॉक्स में ए लिख देना, और बिल्कुल ना समझ में आओ तो बी लिख देना। देखते किसको ज़्यादा समझ में आया, आपको ज़्यादा समझ में आया तो किसी और को ज़्यादा समझ में आया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।